बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है भी मैं आपको एक आगाही दूँ एक बीमारी के बारे में जिसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक्चुअली आज ओपीडी में एक पेशेंट आया मेरे पास, तो उसने जो बात की है उसके बाद मेरा ये प्रोग्राम बना भी मैं ज़रूर आगाही दूँ इसके बारे में। उस अटेंडेंट ने ये कहा उसके पेशेंट को भी ये ओसीडी थी। उसने कहा भी जो हमारी फैमिली में लोग हैं वो ये समझते हैं ये जो नफ्सियाती बीमारी है इसमें बंदे का अपना कसूर होता है, कोई गुनाह की वजह है या बंदे ने कोई ऐसा काम किया है उसको सज़ा मिल रही होती है। और जो फिज़िकल बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ़ें हैं, वो खुदा की तरफ से आती है। तो ये बात मुझे बड़ी महसूस हुई, पिंचिंग थी मेरे लिए ये किस तरह का कंसेप्ट है आवाम लोगों में। ये किसने कह दिया है भी ये जो नफ्सियाती बीमारियां हैं ये बंदे का अपना कसूर होता है। बिल्कुल गलत है। मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं 100% इससे डिसएग्री करता हूँ। इसकी काजेज़ हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल काजेज़ हैं इसकी इनहेरिटेंस काज है। फैमिली में किसी घर वाले को हो, बहन भाई माँ बाप रिश्तेदारों में, तब हो सकती है। बचपन में कोई मिसहैप हो, चाइल्डहुड में पेरेंटल कोई डाइवोर्स सेपरेशन या कोई उसके साथ कोई एब्यूज़ हो, फिज़िकल सेक्सुअल इमोशनल, तब भी हो सकती है बीमारी। कोई पर्सनालिटी शख्सियत में प्रॉब्लम हो, उसमें कोई मसाइल हो, तब भी ये नफ्सियाती बीमारी होती है। या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी होती है। एक्चुअली होता न्यूरोकेमिकल का इम्बैलेंस है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे सेरोटोनिन है वो कम हो जाती है, नॉरएपिनेफ्रिन वो कम या ज़्यादा हो जाती है, डोपामीन कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। तो स्ट्रक्चरल दिमाग के अंदर चेंजेस आती है, उसकी वजह से ये नफ्सियाती बीमारी होती है जो भी है। तो इसमें बंदे का कसूर और बंदे का गुनाह ये कहाँ से आ गया? खुदा रहा इस चीज़ से बाहर निकलें। मेंटल हेल्थ है, मेंटल इलनेस है, इसकी बीमारियां हैं, उसका काबिल इलाज है, उसका इलाज हो रहा है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जैन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं 100%, दवाइयों से भी, साइकोथेरापी से भी, काउंसलिंग से भी। तो ये बातें बड़ी दिल को लगती है भी ये बंदे का कसूर है यार। ये ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी, इलाज कराना है। आज जो पेशेंट है उसको भी ओसीडी था, वहम की बीमारी, वसवसे की बीमारी, कुछ ख्यालात हैं ज़हन में जो बार बार आते हैं। गंदगी है, मेरे हाथ मैले हैं, ये कपड़े, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, बेडशीट ठीक नहीं है, बार बार ख्यालात आना कि मैंने इसको साफ़ रखना है, सफाई रखनी है। ऐसे पेशेंट आते हैं जो घंटा घंटा अपने हाथ धोते रहते हैं, वाशरूम में जाते हैं 2 घंटे लगा लेते हैं। क्या उनकी तसल्ली नहीं होती भी गंदगी साफ़ नहीं हुई, हालांकि हो चुकी होती है। ये पागलपन नहीं है, ये वहम, उनमें वसवसा आ जाता है। तो अब होता क्या है, इसके 2 पार्ट है। एक तो ये ऑब्सेशंस, बार बार ख्यालात का आना, दूसरा कंपल्शन, उन ख्यालात पे अमल करना। इसलिए इसका नाम ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर उस अमल करने में उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, बार बार वो काम करते रहते हैं जब तक उनकी तसल्ली नहीं होती, और इसी रेपिटिशन को कंपल्शन कहते हैं। जब तक वो अगर ना करें तो उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, उन्हें टेंशन हो जाती है, उन्हें सुकून नहीं मिलता भाई ये अभी तक गंदगी लगी हुई है। इस बीमारी का एक अहम हिस्सा ये है भी इसमें पाक हस्तियों के बारे में नापाक ख्यालात आते हैं, अल्लाह रसूल के बारे में, कुरान पाक के बारे में, और उससे बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिसगस्टिंग होता है भी ये क्या रबिश ख्याल आता है। उससे मरीज़ की टेंशन और बढ़ती है। एक पैगाम मैं ये दूंगा, इसमें मरीज़ को कोई गुनाह नहीं है ऐसे ख्यालात का, उन्हें गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी की वजह है, वो जानबूझ के नहीं करता। ख्यालात आते हैं, दिमाग के अंदर आते हैं, बंदा कंट्रोल करने की मरीज़ कोशिश करता है, नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर वो कहता है यह क्या रबिश ख्याल आता है। लेकिन अगर यही मरीज़ अगर इलाज कराए वो ठीक हो सकता है।
ایک تو گندگی کا خیال آتا ہے گا، ایک پاکستان کے بارے میں خیال آتا ہے گا، ایک پیشنٹ بار بار چیک کرتے ہیں کنڈی لگ گیا نہیں لگی، اے سی آن ہوا آف ہوا یا نہیں ہوا، جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح پڑھائی میں بھی ریپیٹیشن ہے، ایک چیز کو بار بار پڑھتے رہیں گے، بار بار چیک کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اس بیماری کا حصہ ہے۔ علاج اس میں ہے مطلب سمپل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں وہی ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کو ہم فالو کریں گے، ٹریٹمنٹ ہوگا 6 مہینے 9 مہینے 1 سال کا زیادہ سے زیادہ۔ میڈیسن بھی ہیں اس کی جس کو ہم SSRI کہتے ہیں، ساتھ ہم کمبینیشن میں دوائی دیتے ہیں، اور مریض کافی ٹھیک بھی ہو گئے، ہمارے انڈر ٹریٹمنٹ بھی چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ دوائیوں کا علاج ہے، دوسرا کونسلنگ سے، سائیکو تھراپی سے، سائیکالوجسٹ ہے میرے پاس، وہ اپنا ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشن ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم ایکسپوز کرتے ہیں پیشنٹ کو۔ اسے کہتے ہیں بھی اگر آپ کو یہ شک ہے بھی آپ ہاتھ میرے گندے ہیں میں نے جا کے دھونا ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، ابھی فوراً نہیں کرنا، تھوڑا سا ٹائم دیں، 5 منٹ 10 منٹ، پھر ہم اسے ٹائم بڑھاتے رہتے ہیں، آدھ گھنٹہ گھنٹہ۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جو سائیکالوجسٹ سائیکو سوشل اسپیکٹ میں آ جائے گی۔ فیملی کا بھی اس میں رول ہے، سوشلی وہ بھی ایسے پیشنٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو انکریج کرنا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے آنا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے اور کورس پورا کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا علاج، سمپل سا میں نے آپ کو بتایا۔ کہنے کا مقصد یہی ہے، نمبر 1 ہر نفسیاتی مریض پاگل نہیں ہوتا، یہ اسٹگما ہے ہماری سوسائٹی میں بھی، ہم کیوں جو ہم پاگل تھوڑی ہیں۔ نمبر 2 اپنا قصور نہیں ہے، کوئی گناہ کی وجہ نہیں ہے۔ نمبر 3 قابل علاج ہے، علاج کرا کے آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف۔ بڑی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے مریضوں کی، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، گھر والے نہیں سمجھتے، یا اس مریض کو پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے یا ہمیں پتہ ہے کس تکلیف سے مریض گزارا ہے۔ یہ تکلیف کیوں ہم اپنے ساتھ رکھیں، اس کا علاج ہم کیوں نہ کرائیں جب یہ اویلیبل ہے، علاج موجود ہے، مریض ٹھیک بھی ہوتے ہیں، نارمل زندگی بھی گزارتے ہیں، تو کائنڈلی اس کا علاج کرائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید کافی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اسے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور اس کو پرسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔